हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंडक्टेंस के बारे में बताया था और लास्ट क्लास में आपका जितने भी इंडक्टेंस टाइप के ब्रिजेज होते हैं सारा का सारा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। अब आपके पास ओनली दो ब्रिज बच रहा है और एक तो मतलब दो ब्रिज इन द सेंस कि दो टाइप के ब्रिजेज बच रहे हैं जिसमें आपको एक में तो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट अभी रह रहा है और दूसरा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दोनों को एंड कर दूं अगर हो सकता है तो, अदरवाइज हमारा ये मंडे को डेफिनेटली ये चैप्टर एंड हो जाएगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट से। देखो पहले मतलब वैसे तो आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं पहले डील कर लेता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या है, राइट। तो एक बार ये देख लीजिए सब आप लोग, फ्रीक्वेंसी होता क्या है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो देखो ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी अब तक हमने इसका मतलब इनडायरेक्टली यूज किया, जैसे कि आपने सबने ओमेगा को यूज किया है ना, तो ये बेसिकली है क्या, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट। दो टाइप का फ्रीक्वेंसी होता है आपका, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और दूसरा लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। हम लोग जो यूज करते हैं मतलब एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमेशा जो हम लोग यूज करते हैं हमें मतलब होता है इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, राइट। बट इसका डेरिवेशन जो होता है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही होता है, राइट। अब तक जो आप लिखते आए थे मतलब जैसे अगर सी रहता था तो इसको बड़े आराम से लिख देते थे आप लोग 1/ओमेगा सी, राइट। अगर एल रहता था तो इसको भी आप लोग बड़े आराम से लिख देते थे ओमेगा एल। वो जस्ट इसलिए आप लिख पाते थे क्योंकि आपको ओमेगा का वैल्यू हमेशा पता होता था, लेकिन जितने भी फ्रीक्वेंसी ब्रिजेस होते हैं उसमें आपको इस ओमेगा का वैल्यू पता नहीं रहेगा, राइट। मतलब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी होता क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका मेजरमेंट होता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में मतलब यूनिट वाइज दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो पहले ध्यान से समझो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है ना उसका जो वेव शेप होता है कुछ इस टाइप से होता है, सबको पता होगा ये चीज, राइट। अगर पूछोगे आप लोग कि सर कैसे पता कि इस टाइप का होता है, तो कभी देखना आपके कॉलेज में ऑसिलेटर होगा, ठीक है। सॉरी ऑसिलेटर नहीं, पूरा नाम लिखता हूँ, सीआरओ होगा मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या डीएसओ होगा, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। ये बेसिकली एनालॉग टाइप का होता है और ये आपका डिजिटल टाइप का होता है, राइट। ठीक है। तो जब आप जैसे मतलब ये जो सप्लाई आता रहता है इसी टाइप से रहता है ना, यहीं पे ऐसे प्लग रहता है, आप इसमें इंसर्ट करते हो, राइट। ओके सॉरी, हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ इसमें मतलब आप लोग इंसर्ट करते हो इसी टाइप से रहता है। तो जब आप इसके दो नॉब्स को ले करके सीधा डीएसओ या सीआरओ में डालोगे ना, सॉरी डीएसओ या फिर सीआरओ में डालोगे तो वहां पे जो वेवफॉर्म आपको दिखेगा वो इस टाइप का वेवफॉर्म दिखेगा, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस टाइप का वेवफॉर्म हमारे पास आता है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि यही वेवफॉर्म क्यों आता है, लेकिन ये जस्ट मोर प्रैक्टिकल मेथड है, मतलब सबसे कन्वीनियंट मेथड है जिससे आप लोग आराम से पता कर सकते हो, वो सीआरओ और डीएसओ के यूज से। ये हालांकि आपको सीआरओ के बारे में पढ़ना भी है, ठीक है। तो जब आप वो करोगे ना मतलब इस इनपुट डायरेक्ट आप सीआरओ में इंसर्ट करोगे तो वहां पे जो वेवफॉर्म दिखेगा आपको वो कुछ इस टाइप का वेवफॉर्म दिखेगा, राइट। तो ये जो वेवफॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म। क्लियर है, यहाँ तक कुछ समझ आ गया। हालांकि मतलब ये अपना मुद्दा नहीं है आज का, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास जो सप्लाई आता है उसका जो वेवफॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है और इसका नाम क्या है, साइनसॉइडल। और इसको बड़ी आसानी तरीके से हम कहाँ से मतलब कहाँ पे देख सकते हैं, या तो सीआरओ ये एनालॉग डिवाइस है और या तो डीएसओ इसका ये डिजिटल डिवाइस है। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और सॉरी और डीएसओ का फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, राइट। चलो अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है और कैसे मेजरमेंट करते हैं इसका। देखो हाँ, देखो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है ना। जैसे देखो
अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम के बाद बोलूं, ठीक है, मतलब लेट्स जो ऐसा करते हैं ना, मतलब इस पॉइंट पे एक वर्चुअल मिरर लगा दो, ठीक है, तो जब आप मिरर में देखोगे तो इस टाइप का मतलब इधर का जैसा वेवफॉर्म है, सिमिलर इधर भी दिख रहा है। कहने का मतलब है इस पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये आपस मतलब ये खुद को रिपीट कर रहा है ना। जैसे देखो ये पहले पॉजिटिव, मतलब मान लो कि ये वाला जो लाइन है ना, इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, और इसके नीचे जो है जितना भी वेवफॉर्म है वो नेगेटिव। तो पहले ये क्या था, पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव आया है, फिर इस पॉइंट के बाद से देखो ये फिर पॉजिटिव जा रहा है, फिर यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव आया, फिर इसके बाद क्या गया, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ये ऐसा नहीं होगा कि पहले मान लो ये पहली बार में 10 सेकेंड दे रहा है और दूसरी बार में 50 सेकेंड में लग जाएगा, नहीं, ये हमेशा क्या करेगा ना, ये सेम टाइम लेगा। कहने का मतलब है अगर पहली बार में ये प्लस माइनस मिला के 10 सेकंड दे रहा है, तो इसमें दूसरा बार जो आएगा, दूसरी बार में भी ये 10 सेकंड ही लेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये जितने टाइम के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, राइट, जितने टाइम के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ये तो सबको पता हुआ टाइम पीरियड क्या है। अगर नहीं पता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो टाइम जिसके बाद एक वेव फॉर्म खुद को रिपीट करे उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। इसका और भी बहुत मतलब डेप्थ में डेफिनेशन है, लेकिन अभी तो ये वो आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको मतलब है फ्रीक्वेंसी से, तो जस्ट इतना समझो कि वो पर्टिकुलर टाइम जिसके बाद आपका कोई भी वेव फॉर्म, जमीनी साइनसॉइडल वेव फॉर्म, इस टाइप का भी वेव फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओह सॉरी आपको इस टाइप का वेव फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जिस टाइम पीरियड के बाद मतलब खुद को रिपीट कर, बस आपको ये देखना है ना कि कहाँ के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, जिस टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करने लग जाए ना, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है आपका, 10 सेकेंड। आई थिंक सबको ये टाइम पीरियड वाला तो किस्सा समझ आ गया होगा, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो फिर से एक बार मैं बनाता हूँ इस पूरे वेव फॉर्म को ढंग से। टाइम पीरियड आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि टाइम पीरियड क्या है। जिस टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करे उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अब देखो ध्यान से, ऐसा ही वेव फॉर्म था कुछ हमारे पास। अब देखो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो होता है f, वो क्या होता है 1/t, मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। मतलब ये जो रिपीटेशन हो रहा है, मतलब जैसे देखो ये पहली बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब इस टाइम पीरियड को मतलब t1 के बाद ये फिर से खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, आपको क्या देखना है कि यूनिट सेकंड में, मतलब यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में इस टाइप का कितना साइकिल बन रहा है, समझ आई बात। मतलब मान लो कि 10 सेकंड में क्या हो रहा है कि 100 साइकिल बन रहा है, इस टाइप से, मतलब इस टाइप का जो साइकिल बन रहा है ये, ठीक है। 10 सेकंड में आपका कितना साइकिल बन रहा है, 100 साइकिल। तो आपको 10 सेकंड की बात नहीं करनी है, आपको हमेशा क्या बात करना है, 1 सेकंड। आपको क्या देखना है कि 1 सेकंड में ये कितनी बार साइकिल मार रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वही होता है, साइकिल्स पर यूनिट सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितना साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात, ठीक है। टाइम पीरियड क्या, कि जिस टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करने लग जाए वो क्या, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या, तो 1 सेकंड में इस टाइप का कितना वेवफॉर्म आएगा, मतलब कितने वेवफॉर्म आएंगे, तो वो जो हमारा चीज होगा वो हम क्या बोलेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी। आई थिंक तो समझ आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो आपका रिलेशन होता है वो नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में।
फ्रीक्वेंसी बोल लो या टाइम बोल लो, दोनों के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, समझ आ गया ये तो वर्ड। और इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन हमें एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम लोग को इससे मतलब नहीं होता है, हम लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो है आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, होप सो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है इसमें तो एक बार कहूंगा आप लोग से फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, मतलब वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ आ जाएगा आराम से। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं आने वाला है आप लोगों को। जस्ट अगर आएगा भी ना तो जैसे अभी मैं विंस ब्रिज बताने वाला हूँ वो बोल देगा जस्ट विंस ब्रिज का प्रूफ कीजिए, प्रूफ करो। ठीक है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मैं इस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विंस ब्रिज। विंस ब्रिज करता क्या है, ऐसे ऑपरेट होता है। और वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। अभी तक लोग जैसे वर्किंग प्रिंसिपल कहने का मतलब है ब्रिज जो हम लोग करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रिज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये काम अभी भी करेंगे। विंस नाम देख लो, विंस ब्रिज। जस्ट डिफरेंस ये रहेगा कि हमेशा से हमको ओमेगा पता रहता था, इसमें ओमेगा का वैल्यू नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या हो रहा है आज। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपका कैपेसिटर है, ये आपका रेसिस्टर है R1, ये है आपका रेसिस्टर R2, ये है आपका C2, ये R4। देखिए नोमेनक्लेचर भी वही है, सेम है जैसा R1 R2 R3 जो हम लोग करते थे, एज इट इज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। जस्ट डिफरेंस क्या है कि पहले सॉरी जस्ट डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे जो ओमेगा होता था ये हमें पता होता था, लेकिन इस बार हमें ये ओमेगा पता नहीं है। अदरवाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं है ब्रिज के डेरिवेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला काम क्या करते थे, इम्पीडेंस इक्वेशन लिखते थे। तो सेम एज इट इज Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z1 का वैल्यू क्या होगा, R1 जो है वो C के पैरेलल है। ठीक है, याद रखना आप लोग, इस ओमेगा का वैल्यू हमें पता नहीं है, जस्ट अभी हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, सॉरी इसको C1 कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया Z1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तो कैसे करना है सबको ये नहीं पता होगा। ठीक है, मैं वो सब रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो आप पीछे के लेक्चर्स में देख लो, लगभग 2-3 लेक्चर में ये चीज हो चुका है, J ओमेगा C1 R1। राइट, ये हो गया आपका Z1 का वैल्यू। अगर Z2 का वैल्यू मैं पूछूं आपसे तो वो कितना हो जाएगा, R2 प्लस J ओमेगा C2। आई थिंक सो नहीं होना चाहिए। फिर है आपका Z3 का वैल्यू कितना है, R3, एंड Z4 का वैल्यू क्या है, R। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, वही ब्रिज बैलेंसिंग इक्वेशन। वो कितना होता है, Z1 Z4 इज इक्वल्स टू Z2 Z3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा C1 R1 इनटू
Z4 का वैल्यू क्या है R4, Z2 का वैल्यू क्या है R2 प्लस j ओमेगा C2 एंड Z3 का वैल्यू क्या है R3। तो दिक्कत आई थिंक सो कुछ दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ इधर, जस्ट अ सेकेंड। और इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा क्योंकि अब तक जो मैं करते आया था वो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटर तो पता है, हाँ कैपेसिटर भी हो गया, कैपेसिटर का वैल्यू निकालते थे, लेकिन इसमें हम लोग को क्या निकालना है ओमेगा। तो इसलिए मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये तो हमारा किसी काम का नहीं है क्योंकि हमने वैल्यूज लिख ली है, ठीक है। कैसे लिखा है ये भी सबको पता है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो हमारे पास ये इक्वेशन था, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा R1 इंटू R4, यही आएगा। ये R1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा R4 से, इज इक्वल्स टू R3 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, R2 इंटू R3 प्लस j ओमेगा C2 R3, ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हमने इधर वाला ऑपरेशन किया। अब देखो ये नीचे वाला था, इधर तो डिवीजन में है, सॉरी, ये किधर चला जाएगा इधर, 1 प्लस एक सेकेंड j ओमेगा C1 इंटू R1, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इसका भी काम हो चुका है हमारा, इसका ऑपरेशन हमने कर लिया, ठीक। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके बाद जो है ना सिंपल अलजेब्रा रहता है, हमारे पास बच जाता है। ये R2 R3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली R2 R3 बचेगा, राइट। ये R2 R3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा j ओमेगा C1 R1 R2 R3, राइट, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बचेगा j ओमेगा C2 R3, फिर ये पूरा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा j इंटू j स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R3, ठीक है। सिंपल। हमारा क्या टास्क रहता है, रियल को इमेजिनरी से इक्वेट कर देना, सॉरी रियल को रियल से एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ठीक है। तो देखो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाला पूरा पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर देखो आपको इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे क्या ओमेगा C1 R1 R2 R3 प्लस ओमेगा C2 R3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही तो होगा और तो कुछ होगा नहीं। और इधर से हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस R1 R4 के, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R3 ये मतलब माइनस R1 R4, ठीक है। तो यहां से जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें से आपको R3 वाला सेक्शन एलिमिनेट कर देना है, मतलब ये R3 का सेक्शन और ये R4 का सेक्शन दोनों से एलिमिनेट कर देना है। जहां जहां आपको R3 दिख रहा है वो भी एलिमिनेट करना है और R1 भी। देखो यहाँ से तो R4 आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ये R1 ये R1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो जब इसको आप पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है, जब नोट्स मिलेगा तो आपको उसको पूरे अच्छे तरीके से करना है, मतलब मिल जाएगा। हालांकि आपको जस्ट यही करना है, रियल को रियल से इक्वेट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करना है, और वहां से आपको ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका फाइनल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका R1
R2C1C2 बड़े आराम से आप याद रख सकते हो, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। देखो जहां जहां रेसिस्टेंस वाला पोर्शन था वो आया है और उसका कैपेसिटेंस आया है, फिर जहां मतलब जैसे R1 के साथ एक कैपेसिटेंस था वो पोर्शन आ गया है, फिर R2 के साथ एक कैपेसिटेंस था वो दूसरा पोर्शन आ गया है। तो ये तो हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू। कभी कभी होता क्या है ना, आप लोगों को क्वेश्चन में पूछते हैं, मतलब डिराइव करने के लिए ये भी पूछ सकता है लीनियर वाला, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी को बताइए कि लीनियर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट मतलब 2 सेकंड का खेल है। देखो हमें क्या पता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या पता है, 2 पाई एफ पता है ना, और ये कितना होता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2। तो हमें क्या चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चाहिए। तो ये देखो ये 2 पाई इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये लीनियर फ्रीक्वेंसी वाला भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही ये था आपका व्हील स्पिरिट्स। क्लियर है, होप सो सबको सब कुछ समझ आया होगा। कुछ नहीं था, सिंपल फंडा था जो हम लोग अपनाते आए हैं, वही बैलेंसिंग इक्वेशन Z1Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3, ये काम किया हमने। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर दिया रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अगर आएगा भी तो ये सब 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, राइट। अब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। क्लास मुझे नहीं लगता एजेंडा हो पाएगा, ठीक है, काफी लंबा चला जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास 2 ब्रिज आ रहा है। और मैं आज म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कॉन्सेप्ट देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। जस्ट अ सेकेंड, और ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना सब लोग, मतलब इसको, क्योंकि अभी आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आएगा, उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। पहले देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आया कहां से। देखो ये मान लो हमारे पास वायर है, ठीक है, ये नॉर्मल वायर है जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, कॉपर वायर, ये वही है, कुछ मतलब स्पेशल टाइप का नहीं है, जस्ट ये वायर है। अब देखो ध्यान से, इसमें से मान लो करंट जा रहा है आपका, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये गया आपका करंट। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, देखो बेसिकली करंट फ्लो कैसे करता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या फिर मूवमेंट होगा इसका, तो करंट उसके कारण फ्लो होगा, ये तो सबको पता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम नहीं, मतलब बात ये है कि जब भी एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर कह लो कि जब भी करंट फ्लो होता है, तो वो अपने अराउंड एक एरिया क्रिएट करता है। ठीक है, ये जो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ग्रीन कलर में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये ग्रीन कलर से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक एरिया क्रिएट करेगा। तो ये जो एरिया बनाता है ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, या फिर ये कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो अभी तक का कहानी क्या था कि हमने क्या किया, एक कॉपर वायर लिया, उसमें से करंट फ्लो करवा दिया। अब उस करंट के कारण हुआ क्या, हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अगर इसके लिए कुछ आपके पास वो नहीं है, मतलब थियोरेटिकल कुछ नहीं है, मतलब जैसे अब तक हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं है, ये आप खुद से भी देख सकते हो अगर इच्छा है आपकी। तो आप क्या करना, एक कॉपर वायर लेना, लेकिन हिसाब से, मतलब बड़े होशियारी के साथ, नहीं तो करंट लग सकता है। कुछ नहीं करना है, एक कॉपर वायर लेना, मतलब वो जो मतलब जैसे तार को छीलने के बाद जो बचता है ना कॉपर, वो वाला पोर्शन लेना है आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े होशियारी के साथ
उसमें से करंट फ्लो करवाना, ठीक है। मार्केट में आपको 10-15 रुपए में एक मैग्नेटिक नीडल मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग करना क्या, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ, आप लोग करना क्या, जैसे ही आप इसके पास में लेके जाओगे ना, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है आपका, ये आपका घूमने लग जाएगा, ठीक है। ये मतलब घूमेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे आप इसके चारों तरफ लेके जाओगे तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा, जो कि बताता है कि इसके आसपास में एक कोई मैग्नेटिक एरिया है। अब मैग्नेटिक एरिया मैंने क्यों नाम दिया, क्योंकि आपका मैग्नेटिक नीडल घूम रहा है, इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक एरिया दिया गया, अदरवाइज कुछ और नाम दे सकते थे हम लोग, ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो एरिया है, अगर किसी मतलब सॉरी ये जो फील्ड है अगर किसी दूसरे वायर के पास में आएगा तो वो क्या करेगा, उसमें भी अपना इन्फ्लुएंस देगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण बगल वाला जो वायर है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखेगा। तो ये जो इफेक्ट दिखता है, ये जिस प्रॉपर्टी के कारण दिखता है उसको हम लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। जस्ट एक एकदम ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आपको और इसमें डिटेल में जाना है, ठीक है। जैसे सर्किट थ्योरी पढ़ोगे या फिर अभी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आएगा आप लोगों का इस सब्जेक्ट में, उसमें और डिटेल में पढ़ना है। जस्ट अभी के लिए बस इतना रखो याद, ठीक है। कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। आप देखो ध्यान से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक सबको। हाँ, एक चीज मैंने यहाँ मिस कर दिया, जैसे मान लो ये आपका वायर था, ठीक है, ये वायर था, इसमें से करंट जा रहा था, ठीक है, ये गया, कोई इशू नहीं, गया तो गया। बात ये है, अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, मतलब दो टाइप का डायरेक्शन हो सकता है ना, चाहे तो आप बोल दो कि वो इस डायरेक्शन में चला जा सकता है, मतलब कि ये ऐसे क्या, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके पास, कि आप बोल दो कि सर ऊपर की डायरेक्शन में भी तो जा सकता है। रुक जा एक सेकंड, मे भी आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। मतलब एक तो डायरेक्शन ये है, मतलब ये वाला मान लो ए डायरेक्शन, और दूसरा वाला डायरेक्शन है ये बी डायरेक्शन। बी डायरेक्शन में वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक सो नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्शन होगा भाई, ए वाला डायरेक्शन मानेंगे या बी वाला डायरेक्शन, तो उसके लिए एक रूल है। देखो क्या करना है आपको, आपको राइट हैंड साइड का अंगूठा, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, मतलब नहीं तो मतलब दिक्कत होगा आप लोगों को। अपने राइट हैंड साइड के अंगूठे को आप क्या करो, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में प्लेस करो, ठीक है। प्लेस कर दिया, अब जो आपकी बाकी की उंगली बचती है, मतलब अंगूठा तो इसमें यूज हो गया, मतलब ये वाला डायरेक्शन बता रहा है अंगूठा, अब जो बाकी की उंगलियां आपकी बचती है उसको रोटेट करा दो। अब कैसे रोटेट कराना है, तो ऐसे रोटेट कराना है कि मतलब इसको आप पकड़ रहे हो, इस तरीके से रोटेट कराना है। तो जो जिस डायरेक्शन में आपकी बाकी की उंगलियां घूमेंगी वही डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया मेरा बात, फिर से समझो, अगर नहीं आया तो बारीकी से समझना। मतलब जो आपका अंगूठा है उसको तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में देना है आपको, और बाकी की जो उंगलियां बचा उससे आपको क्या करना है, उसको रोटेट करा देना है। अंगूठा के डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए रोटेट करा दो, तो जो जिस डायरेक्शन में ये घूमेगा आपका उंगली उस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको आई थिंक, ठीक है। ये प्रैक्टिकली करके देखना आप लोग, समझ आएगा। अभी आपके हाथ में पेन होगा, पेन को ये मानो कि आपका अंगूठा का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और फिर उंगलियों को मोड़ो, तो जिधर से मुड़ गया वो डायरेक्शन क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का। आई थिंक सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि ये होता क्या है, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, हम सब ने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने दो लिया है क्योंकि जस्ट मुझे यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट देना है आप लोगों को, वैसे बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये L1 ये L2, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक और बना लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये हो गया दूसरा, ये L1 ये L2, ठीक है। इसमें जो है ये आपका डॉट, सॉरी ये डॉट, डॉट का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता है, और यहाँ पे डॉट, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ डॉट है और इस वाले फिगर में यहाँ डॉट है, ठीक है। अब देखो डॉट का क्या मतलब है, डॉट का कुछ भी मतलब नहीं, बहुत सिंपल सा मतलब है कि डॉट की पोलैरिटी सेम होगी। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे प्लस है तो इस डॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब डॉट का पोलैरिटी हमेशा सेम होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डॉट दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अगर आप इसको माइनस ले रहे हो तो माइनस ले लो। कहने का मतलब है डॉट का साइन सेम रहेगा। मतलब अगर आपके पास डॉट है तो डॉट का साइन हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर जैसे मान लो L1 वाले डॉट का आपने प्लस दिया है तो L2 वाले का भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें नो डाउट। अगर L1 वाले को आपने माइनस दिया है तो L2 वाले क्या हो जाएगा, अपने आप ही माइनस हो जाएगा। सिमिलरली फिगर नंबर बी में भी, इसको मान लीजिए फिगर नंबर बी, फिगर नंबर बी में भी यही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर L1 का प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। देखो इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, या I ही मान लो, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो होगा तो इस इंडक्टर के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा और इस L2 वाले इंडक्टर के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉमन होगा और उसके कारण जो इंडक्टेंस आएगा उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से फिर से सुनो, L1 के कारण, L1 में करंट फ्लो होगा, उसके कारण एक इंडक्टेंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। L2 में करंट फ्लो होगा, उस करंट के कारण एक इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा। अब उन दोनों करंट के कारण म्यूचुअल मतलब दोनों का इक्वल जो करंट, इक्वल मैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत आई थिंक सो नहीं होना चाहिए। अब देखो इस M का जो होता है वो साइन होता है, ठीक है। मतलब M का हम हमेशा साइन देते हैं कि भाई किस सर्किट के लिए M पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सा। जैसे देखो ये करंट है, करंट का डायरेक्शन भी यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, सिंपली इंडक्टर के ऊपर में करंट का डायरेक्शन दोगे। जितने भी इंडक्टर है, जितने भी इंडक्टर है जैसे यहाँ पे तो कितने इंडक्टर है, दो ही इंडक्टर है, L1 और L2, ठीक है। तो दोनों में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो कि इस पॉइंट से, एक सेकंड, इस पॉइंट से मतलब L1 वाले डॉट से करंट बाहर निकल रहा है ना, या यूं कह लो कि ये आपका मान लो टेल है और ये मान लो आपका हेड है, सॉरी हेड है, ठीक है। तो जब L1 वाले डॉट को हम देख रहे हैं तो एरो का टेल है, ठीक है। अब देखो L2 वाले डॉट को भी देख रहे हो तो उसके पास भी एरो का क्या है, टेल है। तो दोनों के पास तो सेम ही चीज है, मतलब इस डॉट के पास भी टेल है, इस डॉट के पास भी टेल है, तो M क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से B में देखो, आपको क्या करना है, पहले करंट का डायरेक्शन देखना है, मतलब एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन क्या है। अब उसी के कोरस्पॉन्डिंगली आप इंडक्टर के ऊपर में करंट का डायरेक्शन दे दो। अब देखो इस डॉट के पास तो इसका टेल है, लेकिन इस डॉट के पास इसका हेड है, तो M क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब दोनों डॉट के पास सेम चीज हो, मतलब टेल हो, तो उसको हम क्या, तब M क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जरूरी नहीं कि टेल ही हो, हेड की हो जाए। जैसे देखो मान लो यहाँ से मैं इसको यहाँ रिमूव करके लगा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लगा देता हूँ। तो अब देखो दोनों के पास हेड आ रहा है ना, इसके पास भी हेड आ रहा है और इसके पास भी हेड ही आ रहा है। तो दोनों के पास जब हेड आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका M पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है
जब दोनों के पास सेम चीज या तो टेल रहे या तो हेड रहे तो m का वैल्यू पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई थिंक आज का क्लास बहुत ज्यादा हैवी हो गया कॉन्सेप्ट के वाइज से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। अगले क्लास में मैं और इसको डिस्कस करूंगा मतलब डिटेल में। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में पढ़ने के लिए। और ब्रिज होप सो सबको सब समझ आया होगा। ठीक है, अब तक जितने भी ब्रिजेस पढ़े हैं हमने, कोशिश यही रहेगा कि मंडे को क्लास एंड हो जाए, मतलब इस चैप्टर का। अगर नहीं हो पाता है तो फिर एक क्लास और दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मुझे जहां तक लगता है उस दिन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।